In this video, I am going to talk about the cytotoxic or the function of the effector T cells. Effector T cells हम cytotoxic T cells को ही कहते हैं. Cytotoxic नाम से जो रहा है कि cyto cellular और toxicity मतलब toxic, it is toxic towards the cell, मतलब वो destruction के लिए involved होता है. तो cytotoxic T cells को मैं simply अगर define करूँ, मैं कहाँ से derive कर रहा हूँ, एंटीजन आया पूरा उसने प्रेजेंट होके हेल्पर टी सेल्स के थ्रू हमारे पास CD8 सेल्स बने. CD8 सेल्स जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में आते हैं. ये जो सेल्स है ना, ये फिर जाके ना आगे मुख्तलिफ इनके मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे ये इस एंटीजन के पार्टिकल्स को ना डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि वो बॉडी से क्लियर हो जाए. असल रोल इन सेल्स का है. या तो ये सेल्स होंगे या वो बीटा सेल्स होंगे. बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे और उससे होगा. लेकिन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर द मेजर सेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डिग्रेडेशन और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन और इट्स पार्टिकल्स. अब इनके ना मुख्तलिफ मैकेनिज्म होते हैं जिनसे ये डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे पास एंटीजन पार्टिकल्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल, परफोरेंट फॉर्मेशन. परफोरेंट फॉर्मेशन हम कहते हैं पोर फॉर्मेशन को, कि हमारे पास सेल है उसमें पोर बन गए. ठीक है. अब ये सेल जो है, दो कंडीशंस हैं कि या तो मेरे पास बाहर से पूरा पैथोजन आया, बैक्टीरिया आया, उसके हमने उस पैथोजन को उसके सेल के अंदर पोर फॉर्म कर दिए, या तो उस बैक्टीरिया के अंदर पूरे सेल के अंदर पोर फॉर्म हो सकते हैं, या अगर बाहर से वायरस आया हमारे पास तो हमारा जो बॉडी का सेल है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी का नॉर्मल सेल है, लेकिन वायरस तो इसके अंदर पड़ा होगा, इसके अंदर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा. तो हम ना हमारी बॉडी फिर इस पूरे के पूरे सेल को, मतलब अपने बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करती है. तो दो फंक्शन हो सकते हैं कि परफोरेंट या तो बाहर के पूरे पैथोजन सेल में डेवलप हो सकते हैं परफोरेंस, या तो फिर वो हमारे पास अपनी बॉडी के सेल जिसमें हमारे पास वायरस प्रेजेंट है उसमें डेवलप हो सकते हैं. दो रीजंस इसमें यही बताया गया. परफोरेंट फॉर्मेशन लीड्स टू लॉस ऑफ सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. यहाँ पे होल्स बन जाएंगे तो अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में मेजर कंपोनेंट क्या है, साइटोसोल का. साइटोसोल इज द मेजर वाटरी सब्सटेंस ऑफ दिस. जब वाटरी है तो मतलब वो फ्लूइड इन नेचर है, तो अगर यहाँ पे पोर्स बन गए तो वहाँ से साइटोसोल जो है वो बाहर आ जाएगा. जब साइटोसोल बाहर आ जाएगा तो इट सेल्स की जो इस साइटोसोल में हमारे पास मेजर एंजाइम्स, मेटाबॉलिक मशीनरी प्रेजेंट होती है सेल की, तो वो बाहर आ जाएंगे. जब मेटाबॉलिक मशीनरी बाहर चलेगी सेल से तो सेल अपना फंक्शन करना, परफॉर्म करना छोड़ देगा. तो हम कहते हैं कि इसके रिजल्ट में सेल ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है. साइटोसोल लीव्स वाया पोर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप्स. एक्टिविटी स्टॉप हो गई क्योंकि मशीनरी बाहर से चली गई सारी. सेल ग्रोथ स्टॉप. अब सेल ग्रोथ जब स्टॉप हो जाएगी तो सेल ग्रोथ के स्टॉप होने से वो सेल अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकेगा और उसकी वजह से फिर सेल डेथ होगी. तो सेल डाइज ओनली बिकॉज ऑफ लिविंग ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. परफोरेंट डायरेक्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन वो साइटोसोल उसमें से निकाल देते हैं, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी निकाल देते हैं ताकि वो सेल की ग्रोथ खत्म हो जाए. सब सेल की ग्रोथ नहीं होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाएगा. तो दैट इज हाउ द सेल इज डाइंग हियर. सेकेंड मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, फास्ट लिगेंड combination. Normally when an antigen that is strong enters the body, it stimulates immune response via which it is cleared. अब क्या कह रहा है कि एंटीजन की ना मतलब पावर पे डिपेंड करता है कि एंटीजन अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है ना, तो स्ट्रॉन्ग एंटीजन वो होता है जो हमारे पास एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर सके. तो एंटीजन अगर स्ट्रॉन्ग है ना, वो इस पूरे पाथवे को स्टिमुलेट करेगा और फिर वो बॉडी से क्लियर हो जाएगा. Second situation, any natural body cell when show abnormal growth patterns express biomarkers on the surface which are sensed by the natural killer cell that clear them. तो एक और पाथवे क्या है कि हमारे पास अगर हमारी कोई बॉडी का सेल है ना, बॉडी का नॉर्मल सेल है, तो वो एबनॉर्मल उसने ग्रोथ शो कर दी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ट्यूमर. तो उस ट्यूमर को क्लियर करने के लिए अब नेचुरली हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होता है कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ वाले सेल है ना, वो अपने सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन पे ना, सरफेस पे बायोमार्कर्स शो कर लेते हैं कि आओ ये हम जो हैं वी आर द एबनॉर्मल सेल्स, आप हमें आके डिस्ट्रॉय करो. और जो नॉर्मल सेल हैं बॉडी के वो ये मार्कर शो नहीं करते. जो मार्कर शो, जहाँ पे मार्कर प्रेजेंट होगा वो वाले सेल्स सिर्फ आके डिस्ट्रॉय होंगे. ये मैकेनिज्म. लेकिन बात मैं यहाँ पे एक कर रहा हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग एंटीजन आएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा. लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एक ऐसा एंटीजन आया जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर ही नहीं सकता, तो फिर उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी. बट इन केस अ वीक एंटीजन एंटर्स द बॉडी दैट इज टू वीक टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, इट एक्सप्रेसेस स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड द फैस प्रोटीन. ये हमारे पास आया,
वीक एंटीजन जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप ही नहीं कर सकता, जो ये वाला पूरा रिस्पॉन्स डेवलप ही नहीं कर सकता, उसमें पावर ही नहीं है कि वो स्टिमुलेट कर सके। तो हमारे पास फिर एक होता है फैस प्रोटीन। फैस प्रोटीन जो है वो फिर बॉडी में आके ना, जो एंटीजन है, एंटीजन हमारे पास फैस प्रोटीन अपनी सरफेस पे डेवलप करता है। वो करता है, बायोमार्कर देता है कि यार मैं आई एम द एंटीजन एंड यू शुड डिस्ट्रॉय मी। जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उसको कहता है इम्यून सेल्स होते हैं। सो इट एक्सप्रेसेस स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड द फैस प्रोटीन। ये हमारे पास एंटीजन की सरफेस के ऊपर फैस प्रोटीन हो गई। अब हमारे पास एक, इसको पहचानने के लिए हेल्पर टी सेल के पास, या टी सेल के हम कहते हैं, टी सेल के पास एक हमारे पास लिगेंड होता है। ये जो लिगेंड है ये सरफेस पे होता है, टी सेल के सरफेस पे। तो टी सेल पे जो फैस लिगेंड है ये जाके बाइंड करता है फैस प्रोटीन के साथ जो हमारे पास एंटीजन के ऊपर है या पैथोजन के सेल के ऊपर है। तो उसके साथ फिर जाके बाइंड करता है और फिर हमारे पास क्लियरेंस होती है इस वीक एंटीजन की। सो दैट इज हाउ फैस लिगेंड मैकेनिज्म इज क्लियरिंग द एंटीजन, अ वीक एंटीजन फ्रॉम द बॉडी। बाइंडिंग होती है इन दोनों की। नाउ इट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड गेट क्लियर्ड बाय एनी मैकेनिज्म। अब उसने स्टिमुलेट किया ना इम्यून रिस्पॉन्स, वीक लिगेंड भी पहचाना गया कि यार ये वीक लिगेंड है, इसको जाके हमारे जो हेल्पर टी सेल है उसने जाके इसको आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन वो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता। तो फिर साइटोटॉक्सिसिटी होती है और डिफरेंट मैकेनिज्म आते हैं हमारे पास। परफोरिन बन सकता है, जो हमने पहले मैकेनिज्म पढ़ा, ग्रैनोजाइम्स, एंजाइम्स बन सकते हैं जिसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ग्रैनोजाइम्स हम आगे भी पढ़ते हैं। तो मतलब फिर डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। फैस लिगेंड मैकेनिज्म क्या है? आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये एक वीक एंटीजन है, इसको हमने डिस्ट्रॉय करना है बॉडी से। सेकेंड मैकेनिज्म ये हो गया हमारे पास। द थर्ड मैकेनिज्म इज ईजी कि अगर हमारे पास कोई हमारे पास पैथोजन है, उस एंटीजन है, उसमें प्रोटीन सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लें प्रोटीन सीक्वेंस है, तो उसके खिलाफ अगर हमारी बॉडी एंजाइम्स प्रोड्यूस करे, हमारे साइटोटॉक्सिक सेल्स एंजाइम्स प्रोड्यूस करें, तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उस एंटीजन को। सो दैट इज हाउ द ग्रेनोजाइम्स आर वर्किंग। ग्रेनोजाइम्स आर प्रोटीएजेस, एंजाइम्स हैं ये, प्रोटीएजेस हैं दैट आर रिलीज्ड बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। डीनेचर सेलुलर प्रोटीन्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है या एंटीजन है उसको डीनेचर करते हैं। ब्रिंग केमिकल मॉडिफिकेशन इन देम, इरिवर्सिबल चेंज होता है ये। प्रोटीन डिग्रेडेशन इज एन इरिवर्सिबल चेंज, डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक प्रोटीन्स। जो पैथोजन होता है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जब प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो गई तो पैथोजन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकेगा, तो एज ए रिजल्ट वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा। सो दैट इज हाउ ग्रेनोजाइम्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। ये सिक्रीट कौन करता है? हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, उनका एक, इट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स फॉर देम टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन। उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। नेचुरल किलर सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास एंटीजन को और फिर उसको किल करते हैं। अब टी सेल्स आर ओनली फॉर द इम्यून सर्विलेंस। हेल्पर टी सेल्स की बात कर रहा है कि दोज आर फॉर द इम्यून सर्विलेंस, लेकिन नेचुरल किलर सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके लिए लाजमी नहीं है कि वो सरफेस पे कोई बायोमार्कर हो। ये मतलब डायरेक्टली भी किल कर सकते हैं और ये मोस्टली करते भी डायरेक्टली किल। नेचुरल किलर सेल्स को हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करते हैं। देन देयर इज द एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी, मतलब जो एंटीबॉडी के मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। सो बी सेल एक्टिवेशन कैसे होती है? दैट इज आइदर टी सेल डिपेंडेंट। टी सेल डिपेंडेंट कैसे? बी सेल कहाँ है हमारे पास? ये है ना बी सेल। किस पे डिपेंड कर रहा है? टी सेल पे। एंटीजन आया, एंटीजन प्रेजेंट होता है हमारे पास टी सेल को, हेल्पर टी सेल को, फिर जाके वो बी सेल जाके प्रेजेंट होता है और फिर वो एंटीबॉडीज के बनती है हमारे पास। तो वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द बी सेल एक्टिवेशन इज टी सेल डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन टी सेल के बगैर भी एंटीबॉडीज जो है वो सेंस कर सकती हैं हमारे पास एंटीजन को। बी सेल्स कैरी सरफेस रिसेप्टर्स फॉर वन और मैनी एंटीजन्स, मतलब वो रिसेप्टर्स अपने ऊपर रखती हैं फॉर द एंटीजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स, मतलब बहुत डाइवर्स होती हैं ये बी सेल्स। एंटीजन बी एंड बी सेल बाइंड। एंटीजन आया बॉडी में, बी सेल उसको बाइंड किया, बी सेल प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हुआ और फिर एंटीबॉडीज बन गई हमारे पास। बी सेल्स प्लाज्मा सेल में बनता है और फिर उसके बाद एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये टी सेल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होगा कि डायरेक्टली हमारे पास एंटीजन को बी सेल ने आके अटैच किया और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसको क्लियरेंस की तरफ लेके गया। इन बोथ processes antibody clears antigen. Both of the processes are responsible for clearing of the antigen via antibodies. मतलब
एंटीबॉडीज या तो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रही हैं या टी सेल के मैकेनिज्म के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू हमारे पास प्रेजेंट हो रही हैं। सो एंड रिजल्ट एक ही है कि एंटीबॉडीज जो है वो क्लियरेंस की तरफ लेके जाती है हमारे एंटीजन को। सो द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, देन एंटीबॉडी सेंड्स इट टू टी सेल्स फॉर किलिंग, साइटोटॉक्सिसिटी के मैकेनिज्म की तरफ ले जाती है। सो ये सेलुलर टॉक्सिसिटी जो है, सेलुलर टॉक्सिसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडीज जो हैं वो पकड़ के लेके आ रही हैं एंटीजेंस को। सो दीज आर द मैकेनिज्म्स बाय विच द साइटोटॉक्सिक or the CD8 cells are performing their function in the body.